हेलो एवरीवन। आइए हम लोग आज कक्षा 9 गणित में एनसीईआरटी की किताब है। कक्षा 9 गणित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। अगर भविष्य में आप, मेरा उन छात्रों को सुझाव रहेगा कि इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि भविष्य में अगर आप गणित के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी कि आने वाले क्लासेज में अगर आप गणित ही पसंद करते हैं, गणित लेना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आपको आगे हमेशा काम देगा। और अक्सर हम बच्चों से बात करते हैं, पूछते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन देने में वो असमर्थ होते हैं। जैसे लगता है कि उनको इस सब के बारे में कोई पता ही नहीं है। तो चूंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि बारीकियों को भी, जो गणित की बारीकियाँ हैं, उसको भी हम लोग देखते चले और उसका मनन करते हुए आगे बढ़ें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरह की एक रेखा से आप परिचित होंगे। इसको कहते हैं संख्या रेखा। ये क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा, देखिए, ये एरो लगने का मतलब होता है कि आगे इसी तरह से बढ़ता जाएगा। इधर भी एरो लगा है, तो रेखा में एरो लगता है दोनों तरफ, यानी कि अपरिमित रूप से आगे बढ़ सकता है ये। जैसे हमने यहाँ पे 10 लिखा है, तो 10 अंतिम नहीं है, 11, 12, 13, 14, 15 आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। इसी तरह से इधर भी -9 आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, ये 0 है। मान लेते हैं आप 0 पर हैं और इधर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए, इस दिशा में बढ़ना शुरू कर दिए, और इन संख्याओं को आप उठाते चले गए। 1 को उठाया, 2 को उठाया, 3 को उठाया, 9 को उठाया, 10 को उठाया, ऐसे आगे आप बढ़ते चले गए और इन संख्याओं को उठाते हुए चले गए। और उठाने के बाद इसको आप एक बैग में, मान लिया कि ये बैग है, ठीक है, इनमें इन संख्याओं को आप रख दिए। 1, 2, इस तरह से ऐसे रख दिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से फिर कर देंगे 11, 12। इस तरह से आप संख्याओं को उठाते गए और इसको एक बैग में से रख दिया, ठीक है। तो अब इस बैग पर हम अगर जरा विचार करें, तो देख रहे हैं इसमें जितनी भी संख्याएं हैं, सब धनात्मक संख्याएं हैं। सब क्या हैं? धनात्मक संख्याएं हैं। और इन संख्याओं का प्रयोग हम किसी भी वस्तु को गिनने में, या किसी वस्तु या कहीं पर भी इन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं। जैसे एक सीढ़ी है, हम कह देंगे कि सीढ़ी की संख्या बतानी है, तो आप गिन करके बताएंगे कि इतनी सीढ़ियां हैं, और वो जो नंबर होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई वो नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि एक सीढ़ी है जिसमें सीढ़ियों की संख्या 8 है। 8 है, तो 8 देखिए ये है, यानी कि हम जो गिन रहे हैं, संख्या जो गिन रहे हैं, वह संख्या इसमें कहीं ना कहीं हमको मिल रहा है। तो इन संख्याओं को हम काउंटिंग नंबर या गिनती की संख्या, क्या कहते हैं इसको? गिनती की संख्या। इस संख्या लिखा मैं मिटा दे रहा हूं, तो हमको पता हो गया कि ये संख्या लिखा है। गिनती की संख्या, या इसको कहते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर। और इन गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो पहला ये हमारा जो यहां से कलेक्शन हुआ इधर धनात्मक की तरफ, ये संख्या रेखा पर इधर की जो संख्या होती है 0 से उधर पॉजिटिव, और 0 की इधर जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये जो धनात्मक संख्याएं हुई, इसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या।
पहला हमको मिल गया, ये गणितीय भाषा में है, देखिए इसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इधर से आप जाते हुए संख्याओं को तो उठा ली, अब आप पीछे मुड़ जाइए। पीछे मुड़ने के बाद केवल जीरो उठा लीजिए। आपने एक थैले में इस सब संख्याओं को रखा है, इन सब संख्याओं को एक थैले में आपने रख लिया है। अब वापस आकर के इस जीरो को भी रख लिया, और उसको समझने के लिए हम लोग एक दूसरा थैला बना लें। इसमें ये सब संख्याएं तो मेरी थी ही, ठीक है, ये सब तो थी। एक संख्या इसमें ये भी आ गया, जीरो भी इसमें आ गया, ठीक है। अब जीरो के आने से इन संख्या का नाम हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में इसको कहेंगे होल नंबर। अच्छा हाँ, प्राकृतिक संख्या की अंग्रेजी होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और इसको किससे दिखाते हैं? संकेत एन से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर एन, एन से इसको दिखाते हैं। इसमें होल नंबर का फर्स्ट लेटर डब्ल्यू, इस संख्या को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। अभी तक हम लोग क्या पाए, यहां से जो चले थे धनात्मक संख्याओं को लिए थे, वो प्राकृतिक संख्या थी या काउंटिंग नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या। और जब वापस आए तो उसी थैले में हम जीरो को रख दिए, तो उन संख्याओं के साथ जब जीरो हो गया तो वो पूर्ण संख्या हो गया। वो संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर, उसको डब्ल्यू से दिखाएंगे। अब जब वापस मुड़े हैं तो जीरो तक ही मत रुकिए, अब इधर भी आते जाइए और ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लीजिए। तो क्या क्या हो गया? धनात्मक संख्या, जीरो और ऋणात्मक संख्या, यानी कि हमको मिल गया पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। एक तीसरा थैला तैयार हो गया। ये थैला बड़ा होगा क्योंकि इसमें धनात्मक संख्या भी रहेगा, ऋणात्मक संख्या भी रहेगा, एक है ना, एक कम नहीं रहेगी, 2, -4, 3, -7, इस तरह से हम ऐसे लिख देंगे। और एक जगह जीरो भी रहेगा, जीरो भी होना चाहिए, ठीक है। ये माइनस नहीं यहाँ पे कर दें, 10 हो गया, 13 हो गया, -17 हो गया, -20 हो गया, इस तरह से। जो कि भाई अच्छा हाँ, एक चीज देखिए, जब हम इधर आगे बढ़े थे, संख्या को उठा रहे थे, तो 10 तक नहीं रुकना था, आगे चलते गए चलते गए चलते गए, और उसका कोई अंत नहीं है। तो एक जगह से हम वापस आ गए, अधिकतम जितना जा सकते थे जा गए, फिर उसके बाद वापस आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रास्ते में जब चलते गए चलते गए चलते गए, तो एक चीज हम महसूस किए कि भाई हम चलते जा रहे हैं, अंकों को उठाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अंकों को उठाते जा रहे हैं, लेकिन अंक खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर धनात्मक संख्या जब हम बढ़ रहे हैं तो इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है, यानी कि हमको सबसे बड़ी संख्या नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं, यहां हमने 10 लिख दिया है तो ऐसा नहीं कि 10 सबसे बड़ी संख्या है। इसमें एक जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा, फिर उसमें एक जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि आगे वाली संख्या मिलती जा रही है। तो हम एक निश्चित संख्या के बाद वापस आ जाएंगे। हम ये हमको पता चल जाएगा कि भाई हम चलते जा रहे हैं, हमको कोई बड़ी संख्या नहीं, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या मिलती जा रही है, यानी कि इन संख्या का कोई अंत नहीं है, ठीक है। चलिए, इधर की संख्याओं को आगे बढ़ते गए, कोई संख्या का कोई अंत नहीं है। इसका मतलब कि इन धनात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या या इसका कोई अंत नहीं है, ये पता चल गया।
फिर उसके बाद आगे उसमें जीरो मिला दिए। वही काम इधर भी हो गया। इसमें भी जब हम ऋणात्मक संख्याओं में आए तो इसमें भी हम बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, लेकिन हमको सबसे छोटी संख्या, अच्छा देखिए इधर जब हम बढ़ते चले गए तो हमको सबसे बड़ी संख्या हमको मिलती गई, उसको हम उठाते गए, उसको उठाते गए, और जब जीरो इधर आए तो ये सबसे बड़ी हो गई, और फिर उसके बाद छोटी हो गई, छोटी हो गई, और हम आगे बढ़ते गए, लेकिन हमको ये पता नहीं चल पाया कि सबसे छोटी संख्या कौन है। ऋणात्मक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो दो बातें पता चली। ऋणात्मक संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या का हम पता नहीं कर सकते हैं। धनात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी, सबसे अंतिम नहीं बल्कि सबसे छोटी कह दीजिए इधर ऋणात्मक में, और इसमें धनात्मक कर दीजिए, सबसे बड़ी संख्या का पता हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि जब हम धनात्मक संख्याओं को उठाना शुरू किए तो सबसे छोटी संख्या एक हमको मिली, यानी कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? एक। यहां पर लिख देंगे सबसे छोटी संख्या एक, और सबसे बड़ी नहीं पता, ज्ञात नहीं की जा सकती। यहां पर लिख देंगे ज्ञात नहीं की जा सकती। आप अपने से भी अनुभव कर लीजिए, कोई भी संख्या आपको दिमाग में अगर ये हो कि ये सबसे बड़ी संख्या होगी, मैं उसमें एक जोड़ दूंगा, उसके आगे वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से इसमें भी सबसे छोटी संख्या जो है आप नहीं बता पाएंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चलिए हो गया। इसमें केवल धनात्मक संख्या थी, इसमें धनात्मक और जीरो के साथ थी। केवल धनात्मक वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कह दिए, धनात्मक और जीरो के साथ जो संख्या मिली उसको पूर्ण संख्या कह दिए, और यहाँ पे धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो के साथ जो संख्या मिली उसको हम कह दिए पूर्णांक। इसमें क्या था? धनात्मक संख्या था, जीरो था और ऋणात्मक भी था। ठीक है, पूर्णांक को हम इंटीजर कहते हैं। लेकिन इसको अधिकतर जो है जेड से प्रकट किया जाता है। आई से भी प्रकट करते हैं या आई, इन दोनों से प्रकट किया जाता है, लेकिन अधिकतर जेड से प्रकट किया जाता है। जेड मतलब जेड जो है जेहलिन शब्द से आया हुआ। जेहलिन में जेहल शब्द होता है, जेहल का मतलब होता है संख्याओं को गिनना, उसकी वजह से इसका नाम हो गया है। पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या गिने? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। थोड़ा सा मैं इसको और इंडिकेट करके थोड़ा सा कर दूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं इसमें भी एरो लगा के बता दिया। ये जो संख्या मिली थी हमको क्या मिली थी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको दिखाते हैं एन से। फिर उसके बाद हमको मिली थी पूर्ण संख्या। इसको दिखाते हैं W से। और तीसरा वाला हमारा जो था वो पूर्णांक था। इसको हम दिखाते हैं Z या I से भी दिखाते हैं। तो ये हो गया इस तरह से। अब ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगर आगे और बढ़ें तो देखिए, अभी तक हमको जो संख्या दिखाई दी उसको उठाते चले गए। कुछ ऐसी भी संख्या हैं जो इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं, जिसको हम लोग प्रदर्शित किए भी हैं, आप लोग प्रदर्शित इसको किए भी हैं। जैसे इसके बटे में एक लिख दें, इसके बटे में एक लिख दें,
इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, इन सबके बटे में हम 1 लिख दिए। ठीक है, तो अगर हम जैसे 0 के बटे में 1 लिख दिए, 0 में 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो गया। इन सब में भी अगर हम 1 1 का भाग दे देते हैं तो इन संख्याओं को कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन इसका स्वरूप बदल गया। अंतर तो नहीं आया, लेकिन इसका स्वरूप बदल गया। अब ये इस तरह की संख्या हो गया और इसको हम कहते हैं भिन्न की संख्या। भिन्न की संख्या, भिन्न की अंग्रेजी होती है रेशियो, रेशियो। भिन्न की संख्या को क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। और इसी रेशियो से जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जब मान लीजिए कि इस तरह की संख्याओं को हम जानते हैं, जब 2/5, 3/7, 4/9, 5/11 इस तरह की संख्या, सबके बटे में 1, जरूरी नहीं है कि सबके बटे में 1 ही हो सकता है कि इस 2 के बटे में 3 हो, इस 3 के बटे में 5 हो, 5 के बटे में 7 हो, इस तरह से भी हो सकती है। तो इस तरह की भी संख्याओं को हम रेशियो ही कहते हैं, भिन्न ही कहा जाता है। लेकिन अब हम जबकि थोड़ा सा ऊंचे क्लास में आ गए हैं, तो अब इन संख्याओं को एक नाम दे दिया गया है। ये देखिए, ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या है ना, पूर्णांक में सारा का सारा चीज आ जाता है। इसमें धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है, जीरो भी होती है। तो ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। इन सब में देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये सब संख्याएं, सभी की सभी संख्याओं, जो ये भिन्न की संख्याएं हैं, भिन्न में सभी संख्याएं पूर्णांक हैं। एक और ले ले, 0/-7, 0 भी पूर्णांक है और -7 भी पूर्णांक है। इन सब संख्याओं को चूंकि भिन्न में है, इसी से मिलते जुलते शब्द से इसको हम अब पुकारेंगे। इनका नाम होगा परिमेय संख्या। अभी तो हम लोग इसको भिन्न वाली संख्या कहते थे, अब क्या कहेंगे इसको हम? परिमेय संख्या। इसमें ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक हैं। ऊपर वाली संख्या 0 हो सकती है, लेकिन क्या ये भी कोई संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। हाँ, 0 में हम किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। तो अब यहां पर हम एक परिभाषा बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ऊपर नीचे सभी पूर्णांक हैं, है ना? पूर्णांक में धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, दोनों हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहां पर हमने देखिए ऊपर 0 लिया है, तो इसको हम भिन्न वाली संख्या कह रहे हैं, या हम जो परिभाषा बता रहे हैं, जो नाम देने जा रहे हैं परिमेय संख्या, इसको हम परिमेय संख्या कह रहे हैं। लेकिन इसको परिमेय संख्या हम नहीं कह रहे हैं। और 7/0 को हम कोई संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब 7 में हम किसी संख्या से 7 में हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो इसको हम अपरिभाषित, या एक तरह से इसको कह दीजिए इस तरह से, इस संकेत यानी अनंत से प्रदर्शित किया जाता है, या अपरिभाषित भी लिख सकते हैं इसको आप। अपरिभाषित और आगे बढ़ेंगे तो 0/0 या इंफिनिटी भी होता है। लेकिन आप लोग अभी जिस क्लास में हैं, उस क्लास में आप लोग 7/0 को इसमें व्यक्त करना ज्यादा सही रहेगा, इसमें ही व्यक्त कीजिए, अपरिभाषित शब्द को भी छोड़ दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक परिभाषा बनाने जा रहा हूं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, यदि ये संख्या जो है, जो पूर्णांक है, इसकी जगह यदि p हो जाए, ऊपर वाले की जगह p हो जाए और नीचे वाले की जगह q हो जाए। p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे जब 0 हो गया था बटे में तो ये इन्फिनिटी आ गया था और ये हमको कहीं मिल नहीं रहा। इस सब पूर्णांक वाली सभी संख्याओं को उस झोले में पूरा खोज डाले, कहीं पर भी इस तरह की संख्या हमको नहीं मिली। तो परिभाषा ये बना कि यदि P और Q दो पूर्णांक हो तो P बटे Q को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर Q 0 न हो। क्या परिभाषा होगा? यदि P और Q दो पूर्णांक हो तो P बटे Q को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q को मतलब हर वाली संख्या, ये अंश होता है, ये हर होता है ना, हर वाली संख्या 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह की अगर संख्या P बटे Q वाली जो संख्या मिल जाएगी जहां पर बटे में 0 ना हो, तो इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिनको हम भिन्न वाली संख्या कहते चले आए हैं उसी को हम परिमेय संख्या कहेंगे। बस अंतर ये हो जाएगा कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या तो जान गए, जैसे 1 और 2 है, तो क्या इनके बीच में ही परिमेय संख्या मिलेगी? सॉरी, 1 और 2 के बीच में ही परिमेय संख्या मिलेगी। जैसे एकदम ठीक इसके बीच में जाए अगर हम, तो 3/2 जिसको 1.5 कहते हैं, 1.5 या ऐसे करें 1.5 क्या है? 1 और 2 के बीच में है, तो इसको हम 1/5 को हम क्या 1.5 को क्या लिखते हैं? 3/2। 1.5 को 3/2 लिखा जाता है। तो क्या बस इतना ही काफी है कि 1 और 2 के बीच में केवल 1.5 ही होगा या 3/2 ही होगा? क्या 1.2 नहीं होगा? क्या 1.3 नहीं होगा? क्या 1.6 नहीं होगा? हो सकता है ना? तो जैसे 1.2 है, 1.3 है, 1.2 1 और 2 के बीच की संख्या है, 1.3 1 और 2 के बीच की संख्या है। अब 1.2 को हम अगर इसमें परिमेय संख्या यानी भिन्न की संख्या में बदलें तो हमको मिलेगा 6/5, ये 13/10, और ये तो 3/2 है ही, और ये 8/5, और यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1। यानी कि 1 और 2 के बीच में हम इतनी संख्या निकाल दी। अभी और भी नहीं कर सकता है। हम कह रहे हैं यहाँ पर जैसे 1.6 पे रुके थे, 1.7 पे तो हो सकता है। अगर 2 को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो 1.8 भी तो हो सकता है, 1.9 भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इनको भी हम जैसे 17/10, 18/10, 19/10 लिख देंगे। दशमलव को हटाने के लिए हम जानते हैं ना कि एक अंक पर दशमलव हो तो उसको हटाने के लिए बटे में 10 कर देते हैं और दशमलव को हटा देते हैं। अगर कटने लायक रहेगा भिन्न तो उसको काट कर और छोटा कर देंगे, नहीं कटने लायक रहेगा तो छोड़ देंगे। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि अब काम खत्म हो गया, अब 1 और 2 के बीच में इससे ज्यादा संख्या नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हम 1 और 2 के बीच में बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तो हम यहाँ पर 1.2 एक ही अंक पर दशमलव लगाए थे, 1.22, ये भी तो 1 और 2 के बीच में ही होगा। 1.67। अब मेरा माथा जो है गर्म हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां पर रुकें, कितनी संख्या खोजें कि हम कर लें कि अब इसके बाद कोई संख्या नहीं मिलेगी और कोई परिमेय संख्या नहीं मिलेगी। तो अंत में ये निर्णय निकाले
कि 1 और 2 के बीच में अनंत रूप से अनेक परिमेय संख्याएं मिलेंगी जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। यानी कि दो पूर्णांकों के बीच में दो पूर्णांक, ये देखिए इस पूर्णांक हो गए, अभी तक हम लोग इसको काउंटिंग नंबर करते थे, हम सब की बात करेंगे। हम यहाँ की बात भी कर रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दो पूर्णांकों के बीच में अनंत रूप से अनेक संख्याएं मिलेंगी। ये नोट में हम लोग के होगा, नोट, दो पूर्णांकों के बीच में अनंत रूप से अनेक संख्याएं, अनेक परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। अब हम लोग इतना जान लिए, अब हम लोग जो एक्सरसाइज में जाएंगे उसके उस बिल्डिंग को बनाने के लिए सारे मटेरियल मेरे पास तैयार हो गए हैं। अब हम लोग उस एक्सरसाइज को बड़े आसानी से हल कर देंगे।